साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन। जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों आज मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के जमानिया ब्लॉक अंतर्गत शाहपुर लटिया गांव में उपस्थित हुआ हूं। आप देख रहे हैं बगल में, यह जो है लाट है बड़ी सी, जिसकी ऊंचाई लगभग 25 फीट होगी और यह लाल पत्थर से बना हुआ है और इसका व्यास लगभग 4 फुट होगा। इसकी परिधि परिधि लगभग 4 फीट होगी और इसमें बहुत बड़ा इतिहास, भारत का इतिहास छिपा हुआ है, दबा पड़ा हुआ है। साथियों सबसे पहले इस लाट को आप देख लीजिए। लाट आप देख रहे हैं, इस लाट के ऊपर जो है ऊर्ध्वमुखी कमल है। कमल के ऊपर जो है 8 शेर बनाए गए हैं, जो संभवतः सम्राट अशोक के लाटों में 8 शेरों का चित्र बनाया गया था। और उसके ऊपर जो है जो गिरा हुआ एक गरुड़ जी की मूर्ति है। 2 गरुड़ जी की मूर्ति है, 2 साइड, आगे और पीछे। वह संभवतः निकल गई है, मैं उसको आपको बाद में दिखाऊंगा। साथियों यह जो है लाट अपने आप में एक इतिहास है और इसमें दफन हुए इतिहास को बताती है। साथियों यह लाट जो है इस कैंपस में जो लगभग 5 बीघे के परिधि में घिरा हुआ है, चारों तरफ बाउंड्री वाल है और यह पुरातत्व विभाग के संरक्षण में इसकी देखरेख की जाती है। प्रत्येक दिन यहाँ दूर दराज से तथा देश भर से सैलानी आते हैं और इसे देखते हैं और पढ़ते हैं, इससे जानकारी लेते हैं। साथियों सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर इस लाट को लोग गुलिया माई के नाम से कहते हैं और कहते हैं कि आल्हा उदल के टाइम में आल्हा उदल जो गुल्ली डंडा खेलते थे, उन्होंने गुल्ली को मारा था और ये गुल्ली आकर यहाँ पे गिरी और यहाँ पे धंस गई थी, जिसको ये लाट के रूप में आज हम देख रहे हैं। बहरहाल ये किंवदंतियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। कुछ लोग इसे मौर्य काल से जोड़ते हैं और कुछ लोग इसे जो है गुप्त काल से जोड़ते हैं। बहरहाल दोनों कालों का या दोनों राजवंशों का इतिहास में बहुत लंबा और बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। साथियों इसे सम्राट अशोक की लाट के नाम से लोग बताते हैं। सम्राट अशोक जब गद्दी पर बैठा, उस समय उसने महात्मा बुद्ध से प्रेरित होकर के, वह कलिंग युद्ध से मोह उसका भंग हो चुका था, लाखों लोग मारे गए थे। मरने के बाद वह युद्ध की तरफ से विमुख होकर के उसने धम्म युद्ध की तरफ से अपना मुख कर लिया था। उसने अपनी पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में भी भेजा था। लोग बताते हैं कि यह जो स्तंभ है, सम्राट अशोक ने इस स्थान पर जो है धर्म के प्रचार के लिए, धम्म प्रचार के लिए यहाँ पर स्थापित करा था। ये देख रहे हैं कि यह जो लाट है लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है और लाल बलुआ पत्थर की खासियत होती है कि कुछ दिनों में यह जो है पपड़ी टाइप का फूट फूट करके निकलने लगता है। इसमें जो है हवा और पानी तथा गर्मी के प्रभाव की वजह से यह टूटने लगता है। बहुत ही मुलायम होता है, कमज़ोर भी होता है। आप देख रहे हैं कि ऊपर से कहीं कहीं से इसमें से फट फट करके गिर गया है और आप नीचे देख रहे हैं ये टुकड़े हैं, ये बलुआ पत्थर के ही है। संभवतः उस समय जो लाटें बनती थी तो वह जो है मिर्ज़ापुर की लाल पहाड़ियों से निकाल करके एक जो है एक ही टुकड़े का यह भाग एक ही पत्थर से बनता था, इसमें जोड़ा नहीं गया है। यह लगभग 25 फीट ऊंची होगी और इसकी परिधि जो है 4 या 5 फीट होगा। नीचे जो है यह 10 फीट तक नीचे धंसी हुई है। लोगों के द्वारा तो बहुत कुछ बातें सुनी जाती हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि यह जो लाट आप देख रहे हैं, यह लाट जो है बहुत दिनों तक इस खंडहर रूपी इस बड़े भूभाग में दबी हुई थी और सन 1870 ईस्वी में इंग्लिश इतिहासकार ओल्डहम ने खोज से खोजे इस स्थान पाया और इसे खंडहर, दबे हुए इतिहास को खंडहर के रूप में देखा कि यहाँ पे बहुत सा बड़ा पत्थर इस ज़मीन में धंसा पड़ा हुआ है। उसने खुदाई कराया, खुदाई करा करके इसको फिर स्थापित किया। यह जो देख रहे हैं यह स्तंभ 90 डिग्री पे नहीं है, 90 अंश पे नहीं, बल्कि इस समय 85 डिग्री पर खड़ा हुआ है, दक्षिण और पूरब की तरफ झुका हुआ है। इसके ऊपर जो टोपी नुमा गरुड़ जी की जो मूर्ति है उधर रखी हुई है, उसको मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। उधर आप देख रहे हैं
जो गुंबद बना हुआ है उसी में स्थापित कर दी गई है। साथियों, यह जो स्तंभ है, स्तंभ मौर्य काल से जोड़ करके लोग बताते हैं। निसंदेह सम्राट अशोक एक प्रतापी, पराक्रमी और बहादुर राजा हुआ करता था और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए देश में सैकड़ों इस तरह के प्रस्तर स्तंभ स्थापित किए और शिलालेख लगाए। साथियों, मैं उसके आ, राजवंश की स्थापना कब हुई और कौन कौन से प्रतापी राजा हुए, मैं उसका क्रमवार, तिथिवार उनका वर्णन आपसे कर रहा हूँ। देखिए, बन गया। साथियों, मौर्य राजवंश की स्थापना सन 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम प्रतापी राजा था, जो 322 से 398 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसका शासन 24 वर्ष तक चला। इसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया, यानी 26 वर्ष तक वह राजा बना रहा। इसके बाद तीसरा राजा सम्राट अशोक होता है, जो 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक, यानी 40 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद दशरथ मौर्य 232 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व, यानी 8 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद पांचवा राजा संप्रति, जो 224 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व तक 9 वर्ष शासन किया। इसके बाद साली शुक 215 ईसा पूर्व से 202 ईसा पूर्व तक, यानी 13 वर्ष तक शासन किया। सातवां राजा देववर्मन, जो 202 ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व, यानी 7 वर्ष तक शासन किया। आठवां राजा शतधन्वा, जो 195 ईसा पूर्व से लेकर 187 ईसा पूर्व, यानी 8 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद मौर्य वंश का 9वां तथा अंतिम शासक था बृहद्रथ, जो 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, यानी 2 वर्ष तक शासन किया। और इसका ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और हत्या करके राज सिंहासन पर बैठ गया और वहीं से उसने शुंग वंश की स्थापना कर दी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मौर्य वंश का शासन 322 से प्रारंभ होकर के 185 ईसा पूर्व तक, यानी कुल 137 वर्ष तक चला है। इसमें बहुत से प्रतापी राजा हुए हैं, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार और संप्रति, शालिग्राम, शुक्र इत्यादि हुए हैं। लेकिन साथियों, यह जो इस राजवंश का जो इतिहास है, इसमें दो राय नहीं कि इसका विस्तार भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। साथियों, एक बात मैं और आश्चर्य की बताना चाहूँगा कि जो सम्राट अशोक था, जिसे लोग प्रियदर्शी की संज्ञा देते थे, वास्तव में प्रियदर्शी था, देखने में सुंदर लगता था, सबको प्रिय लगता था और उसने जो है धर्म कर्म के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। सम्राट अशोक जो है, इसके पिता का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार की 16 पत्नियां थीं। 16 पत्नियों से 101 संतानें हुई। किंवदंतियों के अनुसार यह बताया जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने जो अन्य भाई थे, यानी दूसरी पत्नी जो बिंदुसार की थी, उनके लड़कों को 99 लड़कों को मार करके राजगद्दी पर बैठा था। ऐसा सुना जाता है कि वह प्रताप, अपने बल, अपने पराक्रम के बल पर देश के राजाओं से साथ साथ अपने परिवार का भी विध्वंस किया। उसने मारा, काटा और शासन किया। साथियों, यह जो भी है, यहाँ पे मौर्य वंश का इतिहास भारत में है। लेकिन दूसरी तरफ हम चलते हैं, मौर्य वंश का एक और इतिहास है। ये दिग्भ्रमित लोग करते हैं कि मौर्य वंश में ये जो लाटें हैं, लाटें जो है लाल पत्थर से, बलुआ पत्थर से बनी होती हैं। ऊपर सम्राट अशोक का जो चिन्ह होता है, 8 शेर होते हैं, ऊर्ध्व कमल होता है,
यह तो सत्य है। लेकिन जब सबसे ऊपरी भाग होता है उसमें बैल या किसी पशु का चिन्ह होता है। लेकिन यहाँ पे जो लाट है, इस लाट के सबसे ऊपरी भाग पर जो टोपी-नुमा भाग है उस पे दोनों तरफ गरुड़ जी के चित्र अंकित किए गए हैं, बनाए गए हैं, उकेरे गए हैं। यह स्पष्ट करता है कि यह लाट जो है मौर्य वंश की न हो करके यह लाट जो है गुप्त वंश की होगी। यहाँ पे ओल्डहम ने भी स्पष्ट किया है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी स्पष्ट किया है कि यह जो लाट है, यह लाट मौर्य वंश की नहीं बल्कि यह गुप्त वंश की है। और मौर्य वंश की जितनी भी लाटें होती हैं या तो चौकोर होती हैं, या तो खष्टभुजी होती हैं, या तो अष्टभुजी होती हैं। इससे भी यह खंडन हो जाता है कि ये जो लाटें गोल वाली होती हैं यह गुप्त वंश की हैं, मौर्य वंश की नहीं है। मौर्य वंश की जो लाटें होती हैं सबसे ऊपर सिंह होते हैं, लेकिन गुप्त वंश की लाटों में भी सिंह होते हैं, परंतु सबसे ऊपरी भाग पर जो है बैल या पशु के चित्र होते हैं जो मौर्य वंश को बताते हैं। जबकि इस लाट के ऊपर गरुड़ जी की मूर्ति है, दोनों तरफ गरुड़ हैं। तो यह निस्संदेह स्पष्ट हो जाता है कि यह जो लाट है, जो शाहपुर लठिया की जो लाट है, यह मौर्य वंश की न होकर के यह गुप्त वंश की है। यह जो आप देख रहे हैं ये जो है कालांतर में जो वो स्तंभ है, उस स्तंभ के सबसे ऊपर का भाग था, क्षतिग्रस्त होकर के गिर गया है। और देख रहे हैं कि बलुआ लाल पत्थर से बना हुआ है। ये गरुड़ जी का चित्र है, स्पष्ट दिख नहीं रहा, लेकिन उस पार दिखाइए, उधर जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यह लाल पत्थर से बनी हुई जो गणेश जी की मूर्ति है यह टूट करके गिर गई थी। इसको पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने यहाँ पे संरक्षित कर दिया है।